हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टू बी क्लासेस। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 1-2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं। लेकिन आप लोगों की भी एक मिस्टेक आ रही है कि आप लोग वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं। मैं यहाँ पूरी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब, जो भी न्यू यूजर्स हैं और जो भी देखते हैं वीडियो, लाइक शेयर करते रहिए। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कई पीछे 2-3 लेक्चर मैंने आपको आरसीसी के दे दिए हैं। आज का भी ये जो नया लेक्चर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि आपको जो छोटे से छोटे डाउट हैं, और ख़ासतौर से उन लोगों को बता दें कि जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज यहाँ से बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे। और जो आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना है उन लोगों के लिए भी ये आपका इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर होगा, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में कि जो आपका आरसीसी की जो डिज़ाइन होती है उसकी जो मेथड है आपको कई तरीके के बताए थे। मतलब मैंने वहाँ पर जो आपको लिखवाया था वो 3 टाइप से लिखवाया था, 3 मेथड लिखवाए थे। तो एक आपका वो पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा होता है आपका, या वर्किंग स्ट्रेस को अपन लोग ये को बोलते हैं इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं। फिर इसके बाद दूसरा बताया था लोड फैक्टर मेथड बताया था, इसी को हम लोग अल्टीमेट मेथड भी कहते हैं, इसी को मैंने कोलैप्स मेथड भी बताया था, ठीक है ना? और एक लास्ट मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था लिमिट स्टेट मेथड। तो आज मैं थोड़ी सी जो चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहा हूँ, ओके ना? चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये पिछले लेक्चर का मैंने बताया, अब यहाँ पर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि लिमिट स्टेट क्या होता है, ठीक है ना? तो लिमिट स्टेट क्या होता है आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सेप्टिंग सिक्योरिटी एंड सर्विसिबिलिटी बिफोर द स्ट्रक्चर फेल्स इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। कहने का मतलब है कि जब आपका स्ट्रक्चर फेल होता है और फेल होने से पहले जो आपका स्ट्रक्चर है सुरक्षा और सेवा योग्यता, सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी लिखा है ना, मतलब सुरक्षा और सेवा योग्यता प्रदान करता है किसके, कैसे? फेल होने से पहले। तो ऐसी अवस्था आपकी क्या कहलाती है? लिमिट स्टेट कहलाती है, दैट्स कॉल्ड लिमिट स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, फिर से एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, एक्सेप्टिंग सिक्योरिटी एंड सर्विसिबिलिटी बिफोर द स्ट्रक्चर फेल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका? लिमिट स्टेट कहलाता है। नाउ दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जो लिमिट स्टेट मेथड है उसकी लिमिटेशन क्या होती है। तो आपको बता दूं कि जो लिमिट स्टेट मेथड होता है उसकी लिमिटेशन आपकी 2 होती है। पहला तो होता है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दूसरी लिमिट जो होती है लिमिटेशंस में जो आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो पहला क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आपका पहला हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब पॉइंट है वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेईई के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना? इसलिए मैंने इसको सारे पॉइंट एक साथ लिख दिए हैं। तो आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में भी इसी तरीके से लिखवाया था कि जो आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, क्या होता है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है। इसके अंदर कौन कौन से केस आते हैं जिनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पहली चीज़ बता दें, इसके अंतर्गत हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। आपको स्ट्रेंथ जो होती है वो किस किस केस पर डिपेंड करती है, तो आपको बता दें। पहला पॉइंट आता है उसमें फ्लेक्सुरल। पहला पॉइंट क्या आता है आपको? फ्लेक्सुरल। दूसरा क्या आता है आपका? शेयर। तीसरा क्या आता है आपका? वॉन्ड। फोर्थ क्या आता है आपका? टॉर्जन। और फिफ्थ क्या आता है आपका? कंप्रेशन। तो फिर से बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन से पॉइंट आते हैं आपके। फ्लेक्सुरल आता है, शेयर आता है, वॉइंड आता है, एंड टॉर्जन आता है, और फिफ्थ आपका लास्ट होता है जो आपका कंप्रेशन होता है। नाउ दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें भी आपके 3 केसेस के बारे में बात करते हैं। और 3 केसेस आपके क्या होते हैं? एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है आपका डिफ्लेक्शन होता है, सेकेंड आपका क्रैकिंग होता है, और थर्ड आपका वाइब्रेशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो आपको बता दूं कि आपसे बोला जाएगा कि जो जैसे बोल दिया गया आपका कि जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
क्या 4 ऑप्शन क्या क्या है, फ्लेक्सुरल। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन न करके आपसे बोला गया कि निम्न में से मतलब इन फॉलोइंग विच केस इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, मतलब निम्न में से कौन सा आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है। अब इसमें से आपसे ऑप्शन दे दिया गया, 3 ऑप्शन तो इसके दे दिए गए और चौथा ऑप्शन इसका दे दिएगा, तो आपको कौन सा सही करना है, फ्लेक्सुरल आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपसे बात किसकी हुई है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की हुई थी। जैसे आपसे बात करते हैं वो क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि जो आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है इसके अंतर्गत किस केस का अध्ययन किया जाता है। 3 ऑप्शन उन्होंने फ्लेक्सुरल, शेयर, बॉन्ड उसका दे दिया, मतलब लिमिट स्टेट कोलैप्स का दे दिया। चौथा ऑप्शन आपका इसका दे दिया, मतलब वाइब्रेशन दे दिया। तो आपको याद होना चाहिए कि 3 केसेस आपके किस में आते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आते हैं। और वो कौन कौन से आते हैं आपके, डिफ्लेक्शन आता है, क्रैकिंग आता है एंड वाइब्रेशन आता है। यदि आपने ये 3 पॉइंट याद कर लिए तो बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 पॉइंट जो आप 3 केस हैं जो आपके वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के हैं। कौन कौन से, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, डिफ्लेक्शन है, क्रैकिंग है एंड थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है, सामने लिखा हुआ है, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन। बात क्लियर है ना। तो यदि 3 पॉइंट आपको क्लियर है, 3 केस आपको याद है, तो चौथा मतलब जो आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का फंडा है उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में डिफरेंस कुछ लिखवाया था, रिलेशन मतलब कुछ डिफरेंस लिखवाए थे। किस में लिखवाए थे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड में मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट की ही बात करते हैं। वो कुछ पॉइंट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये पॉइंट आपके जेईई लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन बना के बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसके तरीके से बता दिया। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अपन लोग डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस किसके बीच में है, कुछ मेथड आपको बताए थे 3, उसमें से आपके 2 मेथड के बीच वो आप लोग कंपेयर करेंगे। पहला मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंक्रीट इज कंसिडर्ड इलास्टिक फॉर डिजाइन। कहने का मतलब है कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के थ्रू डिज़ाइन करते हैं तो जो कंक्रीट आपका होता है, कंक्रीट को हम लोग कैसा मान लेते हैं, इलास्टिक मान लेते हैं। कंक्रीट को हम लोग कैसा मान लेते हैं, इलास्टिक मान लेते हैं। बात क्लियर है कि नहीं। इसके बाद दूसरे पॉइंट, मतलब ये तो हो गया आपका किसका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। चलिए इसी में हम लोग लिमिट स्टेट की बात करते हैं पहले पॉइंट में। तो पहला पॉइंट मैंने आपको वर्किंग स्ट्रेस में क्या बताया कि इसमें कंक्रीट को कैसा कंसीडर कर लिया जाता है, इलास्टिक में कंसीडर कर लिया। अब लिमिट स्टेट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर फेल होता है, जब आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, फेल होता है, तो जो कंक्रीट है या जो स्ट्रक्चर है वो इलास्टिक से किस में आ जाता है, प्लास्टिक में आ जाता है। किस में आ जाता है, इलास्टिक से प्लास्टिक में आ जाता है। जरा नजर डालिए, क्या यही बोल रहा है, बिफोर द कंक्रीट फेल्स द इलास्टिक स्टेट एंटर्स द प्लास्टिक स्टेट। तो वही मैंने बोला है कि जब आपका स्ट्रक्चर फेल होता है तो जो कंक्रीट है वो इलास्टिक से किस में आ जाती है, आपकी प्लास्टिक में आ जाती है। किस मेथड में, लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है कि जो आपकी कंक्रीट है वो क्या होती है, आपकी हमेशा ऑलवेज इन इलास्टिक कंडीशन, ठीक है ना। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, दिस मेथड बेस्ड ऑन हुक्स लॉ। कहने का मतलब है कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो आपके किस नियम का आधारित है, हुक्स लॉ पर आधारित है। और आपको पता है कि हुक्स लॉ क्या होता है, अच्छे से पता होगा कि इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना, इन इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिक लिमिट में जो आपका किसी भी स्ट्रक्चर में जो आपका स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। मतलब जो प्रतिबल है वो विकृति के कैसा होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लेकिन कंडीशन आपकी क्या रहेगी, इन इलास्टिक लिमिट, मतलब प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो आपका स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, स्ट्रेन के होता है। ये तो आपका हुक्स लॉ होता है। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये आपका हुक्स लॉ पर बेस्ड होता है। और जो आपका लिमिट स्टेट मेथड है तो आपका लिखा है कि लिमिट स्टेट डज नॉट टेक हुक्स इनटू कंसीडरेशन। मतलब जो हम गणना करते हैं लिमिट स्टेट मेथड की, जो गणना करते हैं वो हुक्स लॉ पर डिपेंड नहीं होती है, मतलब बेस्ड नहीं होती है। बात क्लियर है ना।
चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो जब वर्किंग स्ट्रेस में हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं तो वर्किंग स्ट्रेस का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, क्या कहता है आपका कि द स्ट्रेस डायग्राम इज ट्रायंगुलर। स्ट्रेस डायग्राम इज ट्रायंगुलर कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो आपका पिटबल आरेख बनता है वो आपका कैसा बनता है, त्रिभुजाकार बनता है। कैसा बनता है, त्रिभुजाकार बनता है। बात क्लियर है ना। अगली बात करते हैं स्ट्रेस डायग्राम इज पैराबोलिक। ये किस में पहुंचता है आपका, लिमिट स्टेट में। तो जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है, जेईई के एग्जाम में कई जगह पूछा गया है कि जब वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं इस तरीके से बात करते हैं कि द डायग्राम ऑफ स्ट्रेस या द स्ट्रेस डायग्राम फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो उसका जो शेप होता है द शेप ऑफ स्ट्रेस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्ट्रेस का जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, ट्रायंगुलर बनता है। और जब हम लिमिट स्टेट की बात करते हैं तो उसमें जो आपका स्ट्रेस डायग्राम का जो शेप होता है वो आपका कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। बात क्लियर है ना, नाउ दैट क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आपका 4 पॉइंट आता है। 4 पॉइंट क्या आता है, सेफ्टी फैक्टर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्किंग स्ट्रेस। समझ चुके होंगे क्योंकि मैं शायद पिछले लेक्चर में बात ही कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोला था मैंने। तो इसमें क्या बोला गया है, जब याद होगा आप लोगों को, जब मैंने लोड फैक्टर और सेफ्टी फैक्टर की बात की थी, मैंने आपको लोड फैक्टर क्या बताया था, अल्टीमेट लोड बटे में क्या बताया था, बताइए, वर्किंग स्ट्रेस बताया था। अल्टीमेट स्ट्रेस बटे में वर्किंग स्ट्रेस किसके लिए बताया था मैंने आपको, लोड फैक्टर के लिए। और इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, सेफ्टी फैक्टर के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस और बटे में या अल्टीमेट लोड बटे में क्या बताया था, सेफ्टी लोड। इसी तरीके से कुछ बताया था। बात क्लियर है ना। तो 4 पॉइंट की इसमें बात हो रही है कि सेफ्टी फैक्टर यूज टू डिटरमाइन द वर्किंग स्ट्रेस। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेफ्टी फैक्टर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें बात होती है सेफ्टी फैक्टर की। तो मैंने आपको सेफ्टी फैक्टर की आपको डेफिनेशन भी बता दी। अब सेफ्टी फैक्टर कितना कितना होता है किसके लिए, तो आपका 2 तरीके का, मतलब कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए। जब हम कंक्रीट की बात करते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए किस मेथड की बात कर रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहे हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो हम कंक्रीट के लिए सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। जो आपका स्टील के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो आपका सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 1.78 लिया जाता है। बात क्लियर है ना। और इसमें क्या होता है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज्ड इन लिमिट स्टेट। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका सेफ्टी फैक्टर चलता है, लेकिन जब लिमिट स्टेट की बात होती है तो उसमें आपका क्या चलता है, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक। बात क्लियर है ना। अब वहाँ पर आपका पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है, यहाँ पर आपका सेफ्टी फैक्टर है। तो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की भी वैल्यू मैंने आपको नोट करके बताई थी कि कंक्रीट के लिए कितना होता है, 1.5। और जो आपका स्टील होता है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 1.15। बात क्लियर है ना। तो कंक्रीट के लिए आपका पार्शियली सेफ्टी फैक्टर 1.5 एंड स्टील के लिए पार्शियली सेफ्टी 1.15। चलिए इसमें से ये क्वेश्चन पुट अप होता है आपका कि जो कंक्रीट है और जो स्टील है दोनों के लिए, जैसे कंक्रीट का 3 इसमें और 1.78 आपका स्टील का, 1.5 आपका कंक्रीट का, 1.15 आपका स्टील का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों जगह, चाहे आप सेफ्टी फैक्टर की बात करो चाहे आप पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की बात करो, दोनों जगह पे कंक्रीट की ही वैल्यू क्यों ज़्यादा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका कंक्रीट का जो मैन्युफैक्चर है, मतलब जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, आपका ओपन एरियाज में होता है। और जो आपका स्टील है, स्टील का जो आपका निर्माण होता है वो आपका कहाँ पर होता है, आपका किसी गोदाम में होगा या किसी फैक्ट्री में होगा। कहने का मतलब है कि स्टील के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक है कंडीशन है या जो एटमॉस्फेरिक क्रियाएं हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाती है, लेकिन कंक्रीट जो होती है आपकी वो आपकी ओपन एरियाज में होती है। बात क्लियर है ना कि जो आपकी कंक्रीट होती है वो आपकी ओपन एरियाज में खुली हुई होती है, इसलिए इसका जो सेफ्टी फैक्टर है वो कैसा रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होता है तो आपको बता दिया है, तो याद करके रखिएगा इसको कि जो आपका स्टील होता कंक्रीट का जो आपका सेफ्टी फैक्टर या फिर आपकी बात करें पार्शियली सेफ्टी फैक्टर, तो दोनों की वैल्यू आपकी ज़्यादा क्यों होती है। तो आपको मैंने बता दिया क्यों होती है
क्योंकि ये ओपन एरियाज में निर्माण किया जाता है और जो स्टील है आपका वन एरियाज अर्थात फैक्ट्री या किसी गोदाम में बनाया जाता है, इसलिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से बार पेपर में आया है और ऐसा नहीं है, अधिकतर बार ये क्वेश्चन को पूछा भी गया है। ठीक है ना। एक्सीलरेटर्स की बात आपने सुनी होगी। किसकी बात सुनी होगी? एक्सीलरेटर्स की बात आपने सुनी होगी कि एक्सीलरेटर्स आपका क्या होता है। ठीक है ना। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरक बोलते हैं। तो भाई ये टॉपिक तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों से फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, क्योंकि मैंने 1-2 दिन से नोट कर रहा हूँ कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग व्यू कर लेते हैं तो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। बहुत लोगों ने तो व्यू ही नहीं किया। क्या यदि आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को सर जी को पता नहीं चलेगा जो भी पढ़ा रहे हैं या कि मैंने देखा ही नहीं, तो आपको बता दूं मेरी हर कैंडिडेट के ऊपर नज़र है। आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, मेरी मेहनत बेकार जा रही है। आप लोग मेहनत करें ताकि आप लोगों का नंबर अच्छा रहे। इसके लिए आप लोगों को लाइक शेयर है, सब्सक्राइब चैनल करना है, बेल आइकन भी करना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं एक्सीलरेटर्स की बात कर रहा हूँ। एक्सीलरेटर्स आपका क्या होता है? आपका त्वरक की बात होती है। तो जो एक्सीलरेटर्स का यूज होता है, एक्सीलरेटर्स का जो यूज होता है वो किस लिए किया जाता है? एक्सीलरेटर्स इज यूज्ड टू इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ। बात क्लियर है ना। कहने का मतलब है कि जो आपका एक्सीलरेटर है उसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बात क्लियर है ना। जो एक्सीलरेटर का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? जो स्ट्रेंथ की दर है उस सीमेंट कंक्रीट उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप लोगों को तुरंत तो पढ़ा ही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपकी कौन कौन से पदार्थ आते हैं वो भी आप समझ लेगा। एक तो आपका कैल्शियम क्लोराइड आता है। कौन सा आता है? आपका कैल्शियम क्लोराइड आता है, जिसको हम लोग रासायनिक नाम आपका केमिकल नेम क्या होता है? CaCl2 होता है। और दूसरा आपका होता है सॉल्यूबल। और आपका क्या होता है? सॉल्यूबल कौन सा होता है? कार्बोनेट सिलिकेट होता है। कौन सा होता है? कार्बोनेट सिलिकेट होता है। बात क्लियर है ना। तो आपका क्या होता है? एक्सीलरेटर का जो यूज है वो किस लिए करते हैं? किसी भी कंक्रीट की या सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सा यूज करते हैं अपन लोग? कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सॉल्युबल कार्बोनेट सिलिकेट हो गया। एक आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट का भी यूज किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के आगे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ETC मतलब एसेट्रा। तो और भी आपके यूज किए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है आपका? कैल्शियम क्लोराइड है। तो जो कैल्शियम क्लोराइड मैंने आपको बताया यूज किया जाता है किसके लिए? नॉर्मली जनरली जो कैल्शियम क्लोराइड है अधिकतर यूज किया जाता है। इसकी जो आपकी परसेंटेज होती है, इसकी जो परसेंटेज होती है 1.5% ली जाती है। इसकी जो परसेंटेज होती है कैल्शियम क्लोराइड की वो कितनी ली जाती है? 1.5% ली जाती है। 1.5%, लेकिन किसकी होगी? ऑफ सीमेंट वेट। किसकी होगी? सीमेंट वेट का कितना लिया जाता है? आपका 1.5% लिया जाता है। फिर से मैं बता दूं कि एक्सीलरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन कौन से यूज करते हैं एडमिक्सचर अपन लोग? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 एंड सॉल्युबल कार्बोनेट सिलिकेट मतलब घुलनशील सोडियम कार्बोनेट सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि जो कैल्शियम क्लोराइड जनरली यूज किया जाता है कितना? 1.5% यूज किया जाता है। किसका? सीमेंट बेड का यूज किया जाता है। यदि मैं आपसे बोलूं, एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया कि जनरली कौन सा यूज किया जाता है, तो पहला तो ये बन गया कि कैल्शियम क्लोराइड किया जाता है।
दूसरा क्वेश्चन ये बताता है कि कैल्शियम एक्सीलरेटर के रूप में किस किस का प्रयोग करते हैं, तो आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल कार्बोनेट सिलिकेट, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके। बात क्लियर है ना। यदि आपका अलग हटके हैं तो आप समझ लीजिएगा सी का यूज किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम क्लोराइड कौन सा कितना परसेंट, तो आपको पता है कि 1.5% ऑफ सीमेंट बेड। इस तरीके से भी बन सकता है कि कैल्शियम क्लोराइड तो यूज करते हैं लेकिन सीमेंट बेड का इतना परसेंट, बात क्लियर है ना, वाटर बेड का इतना परसेंट, तो वो डिफरेंट करके आपको दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि सीमेंट बेड का, क्योंकि आपको वैल्यू याद है लेकिन किसका परसेंट लेते हैं ये आप लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, तो इसलिए उसको बता दिया सीमेंट बेड का 1.5%। चलिए आगे बात करते हैं कि जो कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा है शुड नॉट बी मोर देन कितना 4%। कहने का मतलब है कि जो एक्सीलरेटर में जो कैल्शियम क्लोराइड आपने यूज़ किया है उसकी मात्रा आपकी 4% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 4% से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सीलरेटर, ठीक है ना, कि किस लिए यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक, कितना कितना यूज़ करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, रिटार्डेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिटार्डेंट्स। किसकी बात करते हैं? रिटार्डर्स की बात करते हैं। रिटार्डर्स की बात करते हैं, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदक बोलते हैं। तो जो मंदक है जो आपका किस लिए प्रयोग किया जाता है? ही इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। ही इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। बेटा इसमें आप लोगों को बता दो दोस्तों कि बहुत कंफ्यूजन होता है। आप बात समझिएगा, मैंने क्या लिखा है, रिटार्डर्स इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम, ठीक है ना। किसके लिए? सॉरी, रिटार्डर्स इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। तो आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल करके बताता हूं कि सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। जैसे आपको चलने की वेलोसिटी यानी डिस्टेंस के आधार पर मैं बताता हूँ कि यदि आप स्लो चलेंगे तो आप किसी भी मंजिल पर लेट पहुँचेंगे, जो आपका एम होगा उस पर आप लेट पहुँचेंगे। यदि आप फास्ट चलेंगे तो आप थोड़ा सा जल्दी पहुँचेंगे। वही चीज़ यहाँ पर है, इसने क्या बोला है कि ये जो यूज टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम, मतलब सेटिंग टाइम बढ़ा रहा है। सेटिंग टाइम क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सेटलिंग जो क्रिया है, प्रोसेस है, वो कैसी आपकी धीमी, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन आपका आंसर दो तरीके से बनता है। पहला तो आपको बता दूं कि इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम, और यदि आपसे बोला जाता है कि यदि इसकी सेटलिंग प्रोसेस है तो वो आपकी कैसी हो जाएगी? लेस। मतलब यहाँ पर लेस की जगह पे अपन लोग क्या लिखेंगे? डिक्रीज। डिक्रीज द सेटलिंग, डिक्रीज द सेटलिंग प्रोसेस। बात क्लियर है ना? समझ में डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो जो आपका रिटार्डर है, रिटार्डर का यूज क्यों करते हैं? आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। रिटार्डर इज यूज टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम, एंड यदि दूसरे तरीके से देखें, इज यूज टू डिक्रीजेस द सेटलिंग प्रोसेस, मतलब जो उसकी जमाव की क्रिया है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कौन कौन से आपका एडमिक्सचर जो यूज किया जाता है किसमें? रिटार्डर्स के रूप में। तो आपको बता दूं, एक तो आपका जिप्सम होता है। क्या होता है? बच्चा जानता है, तो जो भी आपने डिप्लोमा किया है। और इसी को एक और बात बता दूं कि कहीं पर आप लोग जब जेईई की तैयारी करेंगे तो इसी जगह पे जिप्सम नहीं दिया जाएगा, कहीं कहीं पर ये आपका कैल्शियम सल्फेट दिया जाता है, मतलब CaSO4। तो आपको बता दूं कि जो जिप्सम होता है उसी का जो केमिकल नेम होता है वो आपका क्या होता है? आपका कैल्शियम सल्फेट होता है। आप लोगों को पता है कि जो आपका रिटार्डर है वो कब डाला जाता है? जब हम उसको महीन करते हैं, पीसते समय, ठीक है ना। और इसकी जो मात्रा है वो आपकी कितनी यूज करते हैं? 2 से 3% तक आपकी जिप्सम का यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक आपका शुगर का यूज किया जाता है।
शुगर का यूज़ किया जाता है, मतलब शक्कर का यूज़ किया जाता है। और जो शक्कर की मात्रा होती है आपकी वो कितनी होती है, आपकी 0.2% होती है। जो आपका जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट वो आपका 2 से 4% या 2 से 3%, शुगर आपका 0.2%। और जो आपका स्टार्च होता है, एक तो क्या होता है, स्टार्च होता है, और एक आपका आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ भी किया जाता है। बात क्लियर है? तो फिर से बता दूं, जो रिटार्डर है एक बार और रिपीट किए दे रहा हूँ, रिटार्डर यूज टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि दूसरे तरीके से इसको पूछा जाए, रिटार्डर से ये डिक्रीजेस द सेटलिंग प्रोसेस, मतलब सेटलिंग प्रोसेस को टाइम कम करता है, इसलिए तो उसकी सेटलिंग टाइम को बढ़ाता है। इसके बाद इनमें से कौन किस किस का यूज़ करते हैं, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, शुगर 0.2%, स्टार्च एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आज के लिए इतना ही। कल का लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि कल भी आपको लोगों को, ये आपका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर आज आपके फिनिश हो गए हैं। कल आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड फिर से स्टार्ट करेंगे, उसमें कई आपको डेरिवेशन कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको लेक्चर को पूरा देखते रहना है, कंटिन्यू आपको पूरा पढ़ते रहना है, सुनते रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहना है। जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा है अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का तो भला ही हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो, तो आप लोग भी दोस्तों का भला करिएगा, दोस्तों से बोलेगा कि लेक्चर को पूरा सुनिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेज, नाइस टू मीट यू, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।